हम लोग पोषण के बारे में अध्ययन किए। जो जीवन प्रक्रिया जैव प्रक्रम था, जैव प्रक्रम के अलग अलग प्रकार थे इस चैप्टर में। तो पहला प्रकार पोषण के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया। अब दूसरा प्रकार हम लोग श्वसन। देखना, पोषण की प्रक्रिया में क्या होता था, सजीव के द्वारा शरीर के किसी एक स्थान से खुराक को ग्रहण करके उसे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण की प्रक्रिया से जो पाचित खुराक ग्लूकोज के रूप में, अन्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक जो पहुंचा है, अब वहां पर पाचित खुराक में से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो वही पाचित खुराक में से ऊर्जा जो प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखना ध्यान से, प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर का। श्वसन अर्थात क्या, इनके प्रकारों को रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाना है। तो पहले श्वसन की परिभाषा, खुराक में से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वायवीय या आक्सीय श्वसन, और दूसरा है अवायवीय या अनाक्सीय श्वसन। तो अक्सर मैं आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन की चर्चा में करूंगा। इसको वायवीय श्वसन कहते हैं और अवायवीय श्वसन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी किताब में वायवीय और अवायवीय श्वसन लिखा है, लेकिन मैं आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखना परिभाषा, ऑक्सीजन, नाम ही से स्पष्ट है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को आक्सीय श्वसन कहते हैं। अब इस श्वसन में क्या होता है, इस श्वसन में सर्वप्रथम ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से कोशिका रस के अंदर पाइरुविक एसिड में रूपांतरण होता है। इसी पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट भी कहा जाता है। पाइरुविक एसिड को हम क्या कहते हैं, पाइरुवेट भी कहते हैं। यहां पर देखना, आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को आक्सीय श्वसन कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रम में सर्वप्रथम ग्लूकोज का कोशिका रस में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में रूपांतरण होता है। तब इसी को समीकरण के रूप में लिखेंगे, ग्लूकोज कोशिका रस के अंदर प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करते हैं, बनता क्या है, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट भी आप कह सकते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, कणाभ सूत्र, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, आप लोग 9th में पढ़े थे, या कणाभ सूत्र को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो कणाभ सूत्र हिंदी नाम है, अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो कणाभ सूत्र में O2 की उपस्थिति में जो पाइरुविक एसिड यहां बना था, पाइरुविक एसिड का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O मतलब पानी में रूपांतरण हो जाता है और 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होती है। ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसको समीकरण के रूप में अगर लिखेंगे, पाइरुविक एसिड O2 की उपस्थिति में कणाभ सूत्र में क्या बना, CO2 बना, H2O बना और 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ये आपका आक्सीय श्वसन है। अब दूसरा है अनाक्सीय श्वसन। देखना, अब अनाक्सीय नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। अब इसमें भी सर्वप्रथम जो प्रक्रिया पहले उसमें हुई थी, वही प्रक्रिया इसमें भी सेम टू सेम होगी। इसमें भी सर्वप्रथम कोशिका रस में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में रूपांतरण होता है। अब इसका समीकरण नहीं लिखा, चूंकि यहां एक बार लिखा था। अब उसके बाद आगे ध्यान देना, इसके बाद ये 2 भागों में प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर या सजीवों के शरीर की पेशियों में अलग प्रक्रिया होती है, बाकी अन्य प्रकार की वनस्पतियों में प्रक्रिया अलग होती है। तो देखना, इसके बाद हमारी पेशियों में या सजीवों की पेशियों में O2 की अनुपस्थिति में पाइरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण होता है और 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। तो यहां पर देखना, पाइरुविक एसिड का O2 की अनुपस्थिति में कोशिका रस के अंदर एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन गया और कितनी ATP ऊर्जा उत्पन्न हुई, 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब ईस्ट या वनस्पतियों में पाइरुविक एसिड या इथेनॉल और CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है और इसमें भी 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वही पाइरुविक एसिड O2 की अनुपस्थिति में कोशिका रस के अंदर एक प्रक्रिया होगी और इथेनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और 2 ATP की ऊर्जा मुक्त हुई।
जिस तरह से आक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, अनाक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक आप लोगों को जवाब लिखना होगा। 4 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहीं से एक अगला प्रश्न बनेगा, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर के मुद्दे लिखो। तो अंतर का पहला मुद्दा तो साफ साफ स्पष्ट है। अब इसे आक्सीय श्वसन अनाक्सीय श्वसन डाल दिया। तो आक्सीय श्वसन में साफ साफ है O2 की उपस्थिति में होता है और ये O2 की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब यहां पर देखना अंतिम उत्पाद पानी और CO2 है। देखना CO2 और पानी है। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम उत्पाद में यहाँ लैक्टिक एसिड बना है, यहाँ इथेनॉल बना है, तो ये अंतिम उत्पाद इथेनॉल और लैक्टिक एसिड है। अब यहाँ पर देखना ये प्रक्रिया कोशिका रस और कणाभ सूत्र दोनों जगह होती है। देख रहे, कोशिका रस कणाभ सूत्र दोनों में होता है, लेकिन यह केवल कोशिका रस में होता है। यहाँ पर भी पहली प्रक्रिया जो पायरुविक एसिड का रूपांतरण होगा वो भी कोशिका रस में होगा और दूसरी प्रक्रिया भी किसमें होती है, कोशिका रस में होती है। फिर आगे ध्यान से देखना, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखना इसमें लगभग 36 एटीपी ऊर्जा है और इसमें कम मात्रा में लगभग 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके कुछ टॉपिक लिखा हूं। अलग अलग सजीवों में श्वसन अलग अलग अंगों से श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य जो है श्वसन फेफड़े के द्वारा करता है, अमीबा जो श्वसन है कोशिकीय पटल के द्वारा करता है, जो पौधे होते हैं वो पर्णरंध्र और वायुरंध्र की सहायता से श्वसन करते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को पर्णरंध्र और जो तने होते हैं उनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को वायुरंध्र कहा जाता है। जो केचुआ होता है वो त्वचा से श्वसन करता है और जो मछलियां होती हैं झालर या क्लोम से, मछलियों के गले के पीछे यहाँ पर झालर जैसी रचना पाई जाती है, तो उसकी सहायता से वो श्वसन करते हैं। और मछलियां जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन गैस होती है उसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ओके।